चिराग पासवान से ज्यादा बाकी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे आपने देखा भी होगा उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही है उनकी। क्या नीतीश कुमार 15% वोट लेके आ जाएंगे? नीतीश कुमार को ये डर हमेशा सता रहा है कि लालू प्रसाद का जो 20-22% वोट आता है उनका, वो वोट बैंक उनको आएगा कि नहीं आएगा। कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आ जाए तो सरकार की गारंटी हो जा रही है। तो 122 सीटें कैसे आएंगी? क्या उसके लिए जीतन राम मांझी फुल फ्लेम में रहेंगे? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। सबसे पहले हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर। क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हो सकता है बड़ा खेल? देखिए, एक तरफ मुकेश सहनी जो है वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो 50 सीटों पर। अब ऐसे में देखना होगा कि किसे कितनी सीट मिलती है, क्योंकि दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातें जो है वो तेज हो चुकी है, अटकलें तेज हो गई है बिहार में, किसको कितना सीट मिलने जा रहा है। क्योंकि देखिए, आरजेडी भी एक बड़ी सीट की मांग कर रही है। तो चलिए, ऐसे में हमारे साथ बाबा जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका और हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस की। आपको भी, आपकी पूरी टीम को, और साथ साथ देश भर के, दुनिया भर में हिंदुस्तान के रहने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 79 साल का ये हमारा आज़ादी हो चुका है। और हमारे यहाँ तो बिहार में कहते हैं, खास करके मैं जिस मिट्टी से आता हूँ, भोजपुरी मिट्टी से, वहाँ तो 80 वर्ष में लोगों को जवानी फूटती है जी। कुंवर सिंह उसके सबसे बड़े उदाहरण है। आज़ादी के में उनकी क्या भूमिका रही है ये किसी से छुपा नहीं है। चलिए, ये तो बात अपनी जगह पर है ही, लेकिन चूंकि बिहार इसलिए ज़्यादा और चर्चा का विषय बना हुआ है, चुनाव है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात कर लें, मुख्यमंत्री जी के भाषण की बात कर लें, तो दोनों ने ही बिहार को लेकर के विशेष अपनी जो बिहार के प्रति उनका रुझान है या बिहार के बेहतरी के लिए जो बातें हैं वो उन्होंने बताई है। लेकिन ये सब कुछ तब संभव होगा जब चुनाव अच्छी तरह से हो, एक बहुमत वाली सरकार बने, तभी लोगों की बातों को पूरा किया जा सकता है। और सरकार इस कमिटमेंट के साथ करे कि वो वास्तव में बिहार के लोगों के हित की बात करना चाहती है, बिहार की बेहतरी के लिए काम करना चाहती है। ये विषय हम इसलिए रख रहे हैं, हालांकि हमारा आज के चर्चा का विषय ही बिल्कुल अलग है, और चर्चा का विषय ये है कि क्या चुनाव से पहले एक बार फिर से कोई बड़ा खेल हो सकता है, जैसा कि आपने बताया अभी। दीपक, ये हम फिर क्यों बैठ गए हैं इस बात को करने के लिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, उलटफेर होना बहुत आम है, कब कहां से कौन किधर चला जाए, लेकिन पिटारा तो आप ही खोलेंगे ना, आप ही ना लोगों को जानकारी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, इसकी चर्चा का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, आज हम फिर से ये बात कहने के लिए फिर से एक बार हम संशय में हैं कि क्या जो गठबंधन बने हैं जी, उस गठबंधन के जो लोग हैं एक साथ रहेंगे या फिर इस गठबंधन में बिखराव होगा। तो इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा मुकेश सहनी की एक्टिविटी को लेकर के काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, राजनीतिक गलियारे की बात कर लें या फिर मीडिया जगत की बात कर लें। हम ये भी कह रहे हैं कि टीआरपी का भी मामला हो सकता है कि टीआरपी को लेकर के ये बातें चल रही हो, गॉसिप चल रही हो। लेकिन जब नेता खुद बयान कोई दे दे तो उसके बाद फिर टीआरपी का मामला ही नहीं रह जाता है। बिल्कुल। जैसे आप देखे होइएगा कि हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी को लेकर के खास बात कर रहे हैं, उसके बाद चिराग पासवान का भी नाम सामने आ गया। बिल्कुल, दिल्ली गए तब भी हम लोग बात किए हैं। बिल्कुल, मुकेश सहनी पिछले 1 सप्ताह या 10 दिन से वो लगातार बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं। और ये तब हुआ जब 5वीं बैठक महागठबंधन की हो रही थी, इंडिया गठबंधन की। उस बैठक में वो नहीं थे। हालांकि दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी तो राहुल गांधी ने खुद ही उनको फोन करके बुलाया और बड़ी खुश थे वो, दिल्ली पहुंचे। लेकिन वहां से आने के बाद जो ये रिएक्शन इनका था, वो रिएक्शन इस बात की तरफ इशारा कर रहा था। कई सभाओं में चूंकि लगातार सभी दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी शक्ति परीक्षण कर रहे हैं, अपना वजन नाप रहे हैं, पानी में उंगली डाल करके चेक कर रहे हैं कि कितना गर्म है तासीर, उनका जनाधार कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कैसे उसको अपने पक्ष में रखना है। इसी बीच में वो एक जगह जाकर के बोल दिए कि यहाँ का तो उम्मीदवार हमने फाइनल कर लिया, जबकि आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि किसी भी गठबंधन में कोई भी बात नहीं हुई है। बिल्कुल। और यही बात चिराग पासवान ने, जब हम खबर कर रहे हैं उसके कुछ ही घंटे पहले, हमारे ही रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने कहा है कि भाई मेरे, अभी हम सीट का बंटवारा हुआ ही नहीं है तो हम क्या आपसे बात करें। हम एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जो गठबंधन सरकार में है जी, तब हमको दिक्कत हो रही है, तब अभी तक हम फैसला नहीं कर पाए, तो बाकी लोगों की बात हम क्या करें। बिल्कुल। इन सबके साथ साथ जो आज चर्चा का विषय भी बना है वो इसी कारण बना है कि क्या
महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मुकेश सहनी पर भरोसा है? क्या मुकेश सहनी के डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार है? या फिर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान के बयान को लेकर के बार बार जो बातें हो रही है, क्या एनडीए गठबंधन में पांचों दल एक मुंह है, सभी एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं और सभी एक दूसरे से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं जिस स्तर पर हम बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा दिखता नहीं है। और यही कारण है कि बार बार इस गठबंधन को लेकर के या फिर नीतीश कुमार या कोई भी इधर से उधर चला जाए, इसकी चर्चा होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे का जो कारण है, तर्क है, वो देखने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा वहां जहां से हम शुरुआत किए थे। शुरुआत में हमने कहा था कि किस तरह से जो नीतीश कुमार हैं वो चिराग पासवान से ज्यादा बाकी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही है, उनकी बात अभी जीतन राम मांझी से हुई है। बिल्कुल, और दोनों के साथ तस्वीरें भी आई हैं जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो रही है, तो स्वाभाविक मुलाकात है क्योंकि एक गठबंधन में है। बिल्कुल, लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात जब चिराग पासवान चाह रहे थे तब हो जा रहा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इधर मुलाकात नहीं हो रही है। बयानों की तलखियां हैं और जिस तरह के बयान आपने देखा होगा कि आ रहा है जदयू की तरफ से, चिराग पासवान के बयान पर रिएक्शन आ रहा है, वो कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो इसको लेकर के जो पिछले दिनों चिराग पासवान का एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के जो बातें हैं उसको अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसको लेकर के चिराग पासवान ने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा भी कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चैनल्स जो है वो अपने टीआरपी के लिए बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। जी बिल्कुल। तब और अब में, अब और अभी और अब और अभी में बहुत अंतर होता है जी। और इसी अब और अभी के बीच में ये पूरा मामला फंस गया। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आंकड़ों की दृष्टि से आप देखिएगा तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि महागठबंधन जो है और एनडीए गठबंधन के बीच में जो सेतु है उसमें कहां पर ग्लिच है जी। इसलिए कि दोनों बराबर जब चल रहे हैं तो आप देखिएगा कि किसी भी पुल में एक लाइनिंग होती है जी, जहां उसका पटरा जोड़ा जाता है या जो बीच का जो जोड़ने का हिस्सा होता है, क्योंकि एक पार्ट तो हो नहीं सकता है, अलग ज्वाइंट करना पड़ता है। तो या तो बीच में आप ज्वाइंट देखिएगा, दोनों के बीच में ज्वाइंट रहता है जो सीधा नजर आता है, या फिर बीच में ज्वाइंट रहता है। उस ज्वाइंट को जब भी गाड़ी आपकी पार करती है तो खट से करता है, आवाज करता या फिर वहां कोई ना कोई एक नई चीज होती है, बिल्कुल आपको एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो था जी। तो निश्चित रूप से जब जब ये स्थिति उत्पन्न हो रही है तो ये छोटा सा जो वो गैप है वो कहीं ना कहीं खुल जा रहा है। बिल्कुल। अब ऐसे में आप समझिए कि सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो यादवों का है, और ये वोट बैंक किसके साथ है? राजद के साथ। बिल्कुल। राजद के साथ मुस्लिम वोट जब जुड़ता है 17%, तो उसको कहा जाता है कि 31% के मालिक बने हुए, एमवाई समीकरण उसको नाम दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको लगता है कि मुस्लिम समाज जो है वो राजद के साथ रह पाएगा? कारण 3-4 है। पहला कारण तो ये कि कई मुस्लिम जो दल हैं वो अपने आप को तैयार कर चुके हैं, AIM आपके बगल में है। इसके बाद आपने देखा होगा कि अलग अलग और भी दल कई बने हैं। इसके साथ साथ मुस्लिमों के पैरोकार में प्रशांत किशोर भी सामने आ गए हैं। जी जी। नीतीश कुमार कहते हैं कि पासमंदा को तो हमने किया है, अब तो भाजपा भी पासमंदा मुसलमानों को लेकर के, उनके यहाँ भी जो मीडिया उनके हेड हैं दानिश इकबाल को आप सुन लीजिए, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कभी किसी ने मुस्लिमों के लिए तो किया ही नहीं है। ये भी एक फैक्टर सामने आता है। टेंशन बढ़ा रही है तेजस्वी की इन बातों से। निश्चित रूप से ये टेंशन सिर्फ तेजस्वी की नहीं बढ़ रही है। मैंने आज से 1 साल पहले जब ये सरकार बनी थी, नई सरकार केंद्र की, उसके बाद मैंने कहा था कि सरकार तो बन गई, लेकिन क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद इस सरकार के बनने से संतुष्ट हैं, या देश भर में जितनी भी 2 पार्टियों को छोड़ करके जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ करके, क्या बाकी की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियों का भी दर्जा भी जिन 1-2 पार्टियों को मिला हुआ है, वो पार्टियां इस बात को लेकर के संतुष्ट हैं जी कि वो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे? बार बार सवाल जब आप पूछने जाइएगा तो सवाल का जवाब होगा कि नहीं, वो संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होती तो 2022 में नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नेचर जो है या भारतीय जनता पार्टी के बयान जो है वो ये आ रहे हैं कि छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां विलीन या विलय हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वहां आकर के दोनों को अपने अपने वोट बैंक को संभालना है। क्या नीतीश कुमार 15% वोट के आधार पर अपनी सरकार बचा पाएंगे, सरकार में आ पाएंगे? इसका जवाब पिछले 20 सालों में तो हाँ है।
लेकिन अभी क्या नीतीश कुमार 15% वोट लेके आ जाएंगे? ये बड़ा सवाल हो गया है और 2025 के सवाल में यही सवाल जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी इस बार बन के आ गई, जैसा कि 2020 में हुआ था, और राष्ट्रीय जनता दल कहीं अपने वोट बैंक में बिखराव के कारण कम सीटें लेकर के आ गई जी, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए ऐसी मजबूरी हो जाएगी कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के ही पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र आपके सामने है। महाराष्ट्र में जो भी महाअघाड़ी की पार्टियां थी, तीनों पार्टियां, वो इतना सीट नहीं लेकर के आ पाई कि जिससे कि सरकार बनाने में दिक्कत हो। बिल्कुल। और एकनाथ शिंदे के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उधर तो जा नहीं सकते थे वो। तो चेकमेट करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया और ये चुपचाप मुक्त दर्शक की तरफ देखने के लिए मजबूर थे। नीतीश कुमार को यह डर हमेशा सता रहा है कि लालू प्रसाद का जो 20-22% वोट आता है उनका, वो वोट बैंक उनको आएगा कि नहीं आएगा। और नीतीश को इस बात का डर है कि अगर 15% से कम आया तो क्या होगा जी, क्योंकि 2015 का एक जो रिजल्ट है वो उनके सामने है। उस रिजल्ट के आधार पर यह क्लियर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आ जाए तो सरकार की गारंटी हो जा रही है, तय है, सरकार की गारंटी हो जा रही है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और चिराग पासवान नाराज हों, जीतन राम मांझी नाराज हों, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हों, उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिले, तो इस सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार स्विच करते हैं उधर इंडिया गठबंधन की तरफ, तो दुगनी ताकत हो जाती है राष्ट्रीय जनता दल की और तिगुनी ताकत हो जाती है कांग्रेस की, और नीतीश कुमार फिर, बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में 15%, 22% और कांग्रेस का 7 से 8%, बिल्कुल, ये मिल करके सरकार बनाने का वो आंकड़ा हो जाता है जी। अब दूसरे पक्ष में आप देख लीजिए, आप एनडीए गठबंधन में अगर नीतीश कुमार रहते हैं तो उनके साथ अगर चिराग पासवान हैं, मैं दूसरा भी एक बहुत बड़ा पहलू आपको बताने जा रहा हूं जी, कि आखिर हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले कोई कुछ बड़ा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर के ही हम निश्चित रूप से कह रहे हैं क्या नीतीश कुमार इधर जा सकते हैं। तो दूसरे खेमे में आप देख लीजिए तो जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों में 22 से 24% तक जी, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। बिल्कुल। हम नीतीश के 15% वोट को जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम 7% के आसपास तो वोट बैंक उनका है, लेकिन उस वोट बैंक को हम 3% के आसपास जो 2.5 से 3% उनको आ रहा है उसको ही बात करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं तो 15, 12, 37 हो जाता है जी, और 37% में आप 3% और जोड़ दिए तो 40% हो जाता है जी, लेकिन अभी भी सरकार बनाने तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपको 51% वोट चाहिए, यानी 243 में 122 सीट आपको चाहिए जो 51% के आसपास होता है, बिल्कुल। तब आप सरकार बना पाइए। तो 122 सीटें कैसे आएंगी? क्या उसके लिए जीतन राम मांझी फुल फ्लेम में रहेंगे? तो रहेंगे तो उनको कितनी सीटें दीजिएगा? बिल्कुल। क्या उसमें उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, कितनी सीटें दीजिएगा? और अगर ये सब रहते भी है तो आप कैसे भूल जाइएगा कि प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में हैं। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर पैदा कर रहे हैं, वो एक बड़े वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, अति पिछड़ा समाज का जो वोट है उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके अगर जो 10,000 वोट एवरेज जो लेकर के आए थे वो 4 सीटों के उपचुनाव में, अगर वो भी लेकर के आ जाते हैं तो आप इतना तो मान के चलिएगा कि अगर एक विधानसभा में 3 लाख के आसपास आदमी हैं, 1.5 लाख लोग वोट करते हैं, तो 10,000 वोट का मतलब हुआ कि उसको 75-75 बांट दीजिए जी, तो 10,000 किसी का घटा ही रहा है ना, बिल्कुल घट रहा तो है। निश्चित रूप से हार जीत का आंकड़ा जो है वो कम होगा या फिर किसी को हराने किसी को जिताने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, जैसा कि 2020 में चिराग पासवान ने किया था। जी, अब इन सारी परिस्थितियों में आईपी गुप्ता को आप ले लीजिए, जी, जो क्लियर वोट था, क्लियर वोट बैंक था कि ये वोट बैंक आपको एनडीए गठबंधन को छोड़ करके, नीतीश कुमार को छोड़ करके किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस जाति वर्ग को, पान समाज को आरक्षण दिया था। अब यहां से जो आईपी गुप्ता की कहानी शुरू होती है, आईपी गुप्ता का सीधे कहना है कि वो जहां आरक्षण उनको मिलेगा, आरक्षण की वापसी करेगा, उसके साथ जाएंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो उनका आरक्षण वापस करेंगे। हालांकि इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, सदन में इसको रखा भी गया है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो एक तो बात ये हो गई कि आईपी गुप्ता यदि अपने 20 लाख वोटर, 35 लाख वोटर, 40 लाख वोटर जो उनके हैं, क्योंकि उनका 80 लाख से 1 करोड़ बताते हैं कि मेरी संख्या है, बिल्कुल, तो 50% हम वोटर मान लेते हैं जी, तो 50% में 40 लाख से 50 लाख के आसपास वोटर होते हैं।
उसमें 50% अगर वोट करते हैं तब की बात करें, और एग्रेशन होगा तो ये वोट 80% भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बातचीत किया है, खास करके ताती तत्वा समाज के लोगों से, उनका कहना यह है कि मैं दुनिया के किसी कोना में रहूं, वोट देने के लिए जरूर आऊंगा। मैं बिल्कुल। आईपी गुप्ता के आह्वान पर जिधर वो कह देंगे उधर वोट चला जाएगा। अपने समाज में बदलाव चाहते हैं बिल्कुल। लोग। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए दीपक कि जितना वोट वो देंगे उनके लोग, उतना ही वोट का लॉस होता है, यानी डबल लॉस। जिस खेमे से वो नहीं रहेंगे उस खेमे में होगा। बिल्कुल होगा। अब इन सारी बातों को लेकर के ये चेकमेट वाली स्थिति आ गई है, और नीतीश कुमार के सामने 2-3 बात और सामने आ गई है। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो उनके फैसले हैं, उस फैसले के कारण कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए आप। वक्फ बोर्ड में मुसलमान काफी नाराज हैं, और नाराजगी नीतीश कुमार के कई कार्यक्रमों में नजर आई है। मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का बाइकआउट कर रहा है, ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो नीतीश का कर रहा है तो इसका मतलब एनडीए गठबंधन का कर रहा है, यानी कि सभी का कर रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि 2 से 3% जो वोट पसमंदा या अन्य लोगों का जाता था, वो भी दिखाने के लिए सामने हो, लेकिन वोट देने के समय में आपके साथ नहीं हो। बिल्कुल, नोटा दबा देगा लेकिन आपको नहीं देगा। तो ये वोट तो आपके जाया हो गए जी, ये आपका चला गया। आगे आप बढ़िए आप। तो एसआईआर का जो एक मुद्दा छिड़ गया है, इस मुद्दे में अब ये बातें कही जा रही हैं कि फलाने जाति का, फलाने लोगों का, इस गरीब का, उस गरीब का, इन सभी लोगों का नाम उसमें से हटाया गया है। हालांकि सफाई देते देते चुनाव आयोग जो है वो अपना सब कुछ कर चुका है, मामला न्यायालय तक चला गया, और इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है जी। इस 65 लाख लोगों का जो लिस्ट है वो सार्वजनिक करना है जी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ आयोग भी कटघरे में है, और विपक्ष बार बार ये साबित करने में लगा हुआ है कि आयोग जो है वो स्वायत्त आयोग नहीं है, स्वतंत्र आयोग नहीं है, बल्कि ये सरकार के देखरेख में काम कर रहा है और सरकार के बेहतरी के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल, सरकार के फायदे के काम कर रहा है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, और जब 17 तारीख से राहुल गांधी आएंगे तो उसका भी असर पड़ेगा। तो सीधी तौर पर आप समझिए कि इस लड़ाई में नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री बनना है तो नीतीश कुमार को यह फैसला लेना होगा आगे क्या करना है। अभी तक निशांत से एक मुलाकात जरूर तस्वीरों में देखने को मिली होगी, आपने देखा होगा कुछ तस्वीर को। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने खूब वायरल करने की कोशिश किया है, वो था सम्राट चौधरी और निशांत का एक जगह बैठ करके दोनों से बात करना जी। इस पोस्टर को, इस तस्वीर को दिखा करके शायद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री निशांत बन सकते हैं। लेकिन ये आधी कहानी है। पूरी कहानी ये है कि नीतीश कुमार को फैसला लेना है, क्या करना है। चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार फैसला लेते हैं तो मुख्यमंत्री के को लेकर के कहीं ना कहीं अड़ंगा लगेगा, और कांग्रेस ने बार बार ये जो अड़ंगा लगा के रखा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, तो शायद ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में कोई बातचीत चल रही है। बिल्कुल हो सकता है कि तेजस्वी के नाम पर अगर मान लेते हैं कि लोग नहीं तैयार होंगे तो नीतीश तो हमारे साथ हैं, और अंतिम समय में जब सीट शेयरिंग का समझौता हो, क्योंकि 122 121 पर मामला फंसा हुआ है। कल ही हमारे संपादक नमन विशाल से बातचीत हो रही थी जी। दिल्ली में, वो है। कल तक आपको बड़ा अपडेट वो देंगे, क्योंकि आज तो उनकी व्यस्तता रहेगी, कई कार्यक्रमों में कई लोगों से मिलना उनको है, और स्पेशली उनको आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई संगठनों से बुलाया गया है, जिसके चलते वो वहां गए हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के कुछ मीटिंग्स भी उनकी है, वो सब करके जब लौटेंगे और जब बिहार की राजनीति पर वहां खंगालना शुरू करेंगे, जब अपना थर्मामीटर लगा करके डॉक्टर साहब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि वहां का क्या तापमान है, बिल्कुल, और मरीज कितना क्रिटिकल पोजीशन में है। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में दोनों ही गठबंधन क्रिटिकल पोजीशन में है, और उसका सर्जरी कैसे करना है उसका पूरा रिकॉर्ड लेकर के आएंगे तो पंचनामा और भारत लाइव पर हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आप मान के चलिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसले हुए हैं एसआईआर को लेकर के, जिसमें कहा जा रहा था कि एक तरह से एनआरसी है, वही वक्फ बोर्ड वाला बिल है, इसके अलावा भी कई फैसले हैं जो लोगों के भीतर खोल रहे हैं, और नीतीश कुमार उसके कोप के भाजन नहीं बने, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, इसलिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और यह फैसला इंटरनली कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की बातचीत हो रही है, और कांग्रेस इससे सहमत भी है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि न तो चिराग पासवान को एनडीए में नीतीश कुमार की तरफ से भाव दिया जा रहा है, और न ही कांग्रेस की तरफ से मुकेश सहनी को महागठबंधन में भाव दिया जा रहा है। और ये अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं कि 2015 जो है वो टेस्ट ट्रायल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर अगर तीनों मिलकर के चलते हैं तो एक बार फिर से सरकार बनाना और भारतीय जनता पार्टी को झटका देना, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी बेचैनी बढ़ी है जी। उनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहले हमको तोड़ा गया था इस बार हमको समाप्त किया जाए।
तो सबको अपने अपने बचने के लिए, आपने बाढ़ देखा होगा ना, अभी तो बाढ़ आया था, अभी तो हम लोग परेशान होकर के रहे हैं कि पूरा बिहार में कई गांव जो हैं पानी में विलीन हो गए हैं, गंगा की गोद में चले गए हैं। ये सारी परिस्थितियां हुई हैं। तो निश्चित रूप से एक दौर आया था जब भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को खा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को ही इन छोटी पार्टियों से फायदा हो रहा है, ये भी बात सबको पता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार चला रही है उसमें 32 सीटें किसी और के द्वारा प्रदत्त की गई है, तभी सरकार चल रही है। तो सीधा मतलब है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए, जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उस मीटिंग के बाद कोई फॉर्मूला जरूर बना है, जिस फॉर्मूले पर नीतीश कुमार को एक बार फिर से साथ लाने के लिए हाथ पैर मारा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का और कई लोगों का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है जो 1 से 2 दिन के अंदर में, 72 घंटे के अंदर में, हम राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले 17 तारीख से पहले संपादक नमन मिश्रा जी जैसे पटना आएंगे, हम बड़ा खुलासा करेंगे। या हो सकता है कि खुलासा अगर बहुत बड़ा हो, जल्दी करने की बात हो, तो दिल्ली से भी हम उनसे जुड़ करके कर सकते हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, ये हमें आभास हो चुका है। चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार में क्या बड़ा खेला होता है। बाकी देखा ही आपने कि बाबा ने सब कुछ बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, मुकेश सहनी को लेकर, और एक तरफ इंडिया गठबंधन और महागठबंधन, एक तरफ इंडी गठबंधन और दूसरी तरफ जो गठबंधन है, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से खींचातानी हो रही है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।